Hello and welcome back once again in another session of microeconomics. फाइनली 2020 टू 2021 वाले सेशन के लिए माइक्रो इकोनॉमिक्स का एक लास्ट सेशन। देखिए, आपको आपकी बुक में एक छोटा सा चैप्टर एंड में देखने को मिल सकता है जिसमें वेरियस फॉर्म्स ऑफ मार्केट को कंपेयर किया हुआ होगा और आपको मोनोपोली, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन और ओलिगोपोली, ये कुछ फॉर्म्स ऑफ मार्केट जो हैं डिस्कस किए हुए दिखेंगे। मोनोपोली एंड मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन को इस सेशन के लिए ड्यू टू कोविड-19 फिर से एक बार बता दूं कि सिलेबस में से डिडक्ट किया गया है, फॉर दिस सेशन ओनली डिलीट किया गया है। तो हमारे पास जो एक लास्ट टॉपिक बचता है वो है ओलिगोपोली क्या होता है। देखो, ओलिगोपोली का मतलब होता है छोटा, अल्प। तो ओलिगोपोली जैसे मोनोपोली को अगर मैं आपको याद दिलवाऊं तो मैंने आपको मीनिंग्स करवाए हैं। मैंने आपको जब रेवेन्यू कर्व्स इन डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ मार्केट करवाया था टॉपिक, जब हम रेवेन्यूज वाला चैप्टर कवर कर रहे थे, उस वक्त मैंने आपको परफेक्ट कंपटीशन के मीनिंग के साथ साथ मोनोपोली और मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन का मीनिंग भी करवाया था। इसीलिए अब हमारे पास एक फॉर्म जो बचती है वो है ओलिगोपोली क्या होता है। तो मैं आपको ये बता रही थी कि मोनोपोली का मतलब क्या होता है। मोनो का मतलब था वन, कि जिसमें सिर्फ एक ही सेलर एग्जिस्ट करता हो। लेकिन यहाँ पर ओलिगोपोली का मतलब क्या है। ओलिगो का मतलब है कि ऐसी फॉर्म ऑफ मार्केट जिसमें छोटे छोटे ग्रुप्स हों लेकिन सेलर्स जो हैं वो बहुत ही बड़े बड़े हैं। मतलब एक तरीके से हम ये कहेंगे कि अल्प अधिकार, मतलब बहुत ही कम नंबर ऑफ सेलर्स हैं, लेकिन वो सेलर्स जो हैं वो बहुत ही बड़े पैमाने पर बिजनेस करते हैं। तो इसलिए नंबर ऑफ सेलर्स तो कम है लेकिन वो फर्म डोमिनेट करती हैं मार्केट्स में। वो फ्यू फर्म्स ही, वो जो स्मॉल ग्रुप्स ही हैं, वही स्मॉल ग्रुप्स सारी की सारी मार्केट में अपना डोमिनेशन एस्टैब्लिश करते हैं। जैसे अगर मैं इसकी एग्जांपल दूं तो इसकी सबसे बढ़िया एग्जांपल जो है वो ऑटोमोबाइल सेक्टर है। ऑटोमोबाइल सेक्टर में कुछ ही गिने चुने नाम हैं, जैसे टाटा है या मारुति सुजुकी हो गया। ये कुछ इस तरह के ही कुछ एग्जाम्पल्स हैं जो कि ऑटोमोबाइल सेक्टर में डोमिनेट कर रहे हैं। तो दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ ओलिगोपोली। अब अगर हम बात करें कि इसकी विशेषताएं क्या हैं या इसके फीचर्स क्या हैं, तो देखिए ओलिगोपोली में हमारे पास है सबसे पहला मीनिंग से ही रिलेटेड कि देयर आर वेरी फ्यू डोमिनेटिंग फर्म्स इन दी मार्केट। मार्केट में, बाजार में कुछ ही फर्म्स होती हैं जो कि डोमिनेट करती हैं, जिनका राज चलता है। देयर मार्केट कंसेंट्रेशन इज हाई, so they can affect the price and production related policies of the firm in the market। देखो अब यहाँ पर है क्या, जब हमने मोनोपोली का मीनिंग समझा था तब मैंने आपको ये समझाया था कि फर्म जो होती है वो प्राइस पर पूरा कंट्रोल कर सकती होती है, वो प्राइस मेकर होती है। जिस तरह से परफेक्ट कंपटीशन के केस में हमने प्राइस टेकर वाला कंसेप्ट समझा था। यहाँ क्या है, ओलिगोपोली में कुछ ही फर्म्स हैं। तो वो कुछ ही फर्म्स होने की वजह से, क्योंकि वो पूरी की पूरी बड़ी मार्केट को अकेला ही संभाल रही होती हैं या वो कुछ ही फर्म्स संभाल रही होती हैं, तो इसलिए ना उनका जो मार्केट कंसेंट्रेशन होता है, मतलब मार्केट शेयर जो होता है, वो काफी ज्यादा रहता है। इस वजह से होता क्या है, जब ज्यादा होता है तो एक तरीके से इनडायरेक्ट मैनर में वो मोनोपोली के प्राइस मेकिंग फीचर का थोड़ा बहुत बेनिफिट उठाती हैं, वो इफेक्ट कर सकती हैं। मतलब जो ज्यादा बड़ी मछली है, एक तरीके से मैं यूं कहूंगी कि जो जिसका ज्यादा बड़ा शेयर होगा मार्केट में, वो प्राइस को इफेक्ट कर सकता है, वो प्रोडक्शन रिलेटेड पॉलिसीज को भी इफेक्ट कर सकता है। किसकी, जो अदर फर्म्स हैं उनकी। जैसी वो प्रोडक्शन करेगा वैसे, अब जैसे अगर टाटाज अपनी कार कोई लेकर आए, जब टाटा नैनो आई थी जैसे, तो वो कितनी
मतलब कम रेट पर इंट्रोड्यूस की गई थी, तो इसको देखते देखते बाकी सबको भी ये हुआ था ना कि हम भी ऐसे लो बजट की कार जो है वो जरूर इंट्रोड्यूस करें। तो इसका मतलब इसमें क्या होता है ओलिगोपॉली में कि अगर एक कोई प्राइस या प्रोडक्शन रिलेटेड पॉलिसीज में चेंज लेकर आता है तो उसकी वजह से दूसरों को भी वो चेंज लेकर आना पड़ता है, मतलब इफेक्ट कहीं ना कहीं जरूर पड़ता है। अगर मैं सेकंड पॉइंट की बात करूं तो सेकंड पॉइंट क्या है, देयर आर लार्ज नंबर ऑफ बायर्स। अब यहां पर बायर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बात की जा रही है। पहला पॉइंट जो था वो सेलर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से था, लेकिन अब जो ये पॉइंट है वो बायर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से है। इसमें आपको क्या बता रखा है, नो सिंगल बायर कैन या बाय चेंजिंग हिज और हर डिमांड पैटर्न्स कैन चेंज और इफेक्ट द प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट। तो अगर मैं अगर नहीं, ये चेंजिंग है, अगर मैं अपनी तरफ से टाटा की कार ना डिमांड करके मारुति की डिमांड करूं तो उससे टाटा के प्राइस, कार के प्राइस में तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा ना। तो मतलब लार्ज नंबर ऑफ बायर्स है, अगर एक नहीं खरीदेगा तो कोई दूसरा खरीद लेगा। तो एक के या कुछ ही बायर्स के डिमांड पैटर्न्स में आने वाले चेंज की वजह से प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट पर कोई असर नहीं देखने को मिलता है। थर्ड पॉइंट क्या है, देयर आर बैरियर्स टू द एंट्रीज ऑफ द फर्म, न्यू फर्म्स लाइक मोनोपोली। देखो हमने परफेक्ट कंपटीशन का कंसेप्ट पढ़ा था और हमने पूर्ण प्रतियोगिता परफेक्ट कंपटीशन में क्या पढ़ा था कि देयर इज अ फ्रीडम ऑफ एंट्री एंड एग्जिट ऑफ द फर्म्स, कि कोई भी फर्म चाहे तो जब मर्जी आ सकती है, एंटर कर सकती है, जब मर्जी चाहे तो वो जा भी सकती है। यहाँ पर ऐसा कुछ कंसेप्ट आपको बता रखा है कि देयर आर सर्टेन बैरियर्स, जल्दी से लाइसेंस लेना होता है तो और भी बहुत सारी फॉर्मेलिटीज पूरी करनी होती हैं, तो इसलिए कोई भी फर्म जो है वो जल्दी से एंटर नहीं कर सकती है मार्केट में। बिल्कुल इसी तरीके से देखिए, देयर इज अ कट थ्रोट कंपटीशन, जिसे हम गला काट प्रतियोगिता कहते हैं, कि बहुत ही स्टिफ कंपटीशन होता है, बहुत ही टफ कंपटीशन होता है अमंग दी फर्म्स। क्यों होता है, क्योंकि कुछ ही फर्म्स है ना मार्केट में जो प्ले कर रही हैं, तो जब प्लेयर्स कम होंगे तो कंपटीशन लेवल हाई होगा ना। देयर इज हाई डिग्री ऑफ इंटरडिपेंडेंस, हाई डिग्री ऑफ इंटरडिपेंडेंस, आत्मनिर्भरता क्यों बढ़ जाती है, क्योंकि एक अगर कोई चेंज लेकर आएगा अपने प्राइस में या अपनी प्रोडक्शन पॉलिसीज में तो दूसरी फर्म्स पर वो असर पड़ेगा, तो इसलिए यहाँ पर इंटरडिपेंडेंस ज्यादा डिग्री का देखने को मिलता है। बिल्कुल इसी तरीके से एक और पॉइंट की अगर हम बात करें तो वो क्या है, इट इज नॉट पॉसिबल टू डिटरमाइन दी डिमांड कर्व ऑफ दी फर्म। देखो डिमांड कर्व कैसा होता है, डिमांड कर्व ये होता है ना नेगेटिव स्लोप वाला। अब देखो अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर है कि डिमांड, लॉ ऑफ डिमांड पर डिपेंड करता है बेसिकली डिमांड कर्व, जो कि ये कहता है कि अगर प्राइस कम हो तो डिमांड में हमें इंक्रीमेंट देखने को मिलती है। यही पढ़ा था ना हमने लॉ ऑफ डिमांड में। लेकिन अब इस केस में हमारे पास क्या कंसेप्ट है, क्योंकि हाई डिग्री ऑफ इंटरडिपेंडेंस है, तो मान लो किसी एक फर्म ने प्राइस अपनी प्रोडक्ट का लो कर लिया तो दूसरी भी तो लो करेंगी ना, तो उस फर्म की डिमांड जो है वो इंक्रीज नहीं होगी, मतलब उतनी इंक्रीज नहीं होगी, उतना ज्यादा चेंज देखने को नहीं मिलेगा। तो इसलिए क्योंकि इसमें प्राइस का अनुमान नहीं लगाया जा सकता है या प्राइस में आने वाले चेंजेस की वजह से डिमांड में आने वाले चेंजेस को इतना ज्यादा जल्दी प्रिडिक्ट नहीं किया जा सकता है, तो इसलिए ओलिगोपॉली के केस में डिमांड कर्व डिटरमाइन कर पाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, नेक्स्ट पॉइंट इज समटाइम्स इन ऑर्डर टू अवॉइड कॉम्पिटिशन कार्टल्स आर फॉर्म्ड। अब ये कार्टल्स क्या होते हैं, गुट सुने ना, व्यापार गुट बन गए, तो यहाँ पर ऐसा ही कुछ कंसेप्ट आपको बता रखा है कि कई बार क्या होता है, क्योंकि फ्यू फर्म्स हैं वो आपस में अगर प्लेयर्स compete करते रहेंगे तो एक दूसरे का नुकसान करते रहेंगे, तो इसलिए क्या किया जाता है कि कंपटीशन को अवॉइड करने के लिए कई बार वो फ्यू फर्म्स
कार्टल्स बना लेती हैं, मतलब संघ बना लेती हैं, एक तरीके से अपने गुट बना लेती हैं, जैसे यूनियन की फॉर्म में कह दो कि इकट्ठे हो जाते हैं एक म्यूचुअल एग्रीमेंट के तहत। इन दीज कार्टल्स, अब इन कार्टल्स में होता क्या है फिर कि प्रोडक्शन के कोटाज डिसाइड कर लिए जाते हैं कि इतनी प्रोडक्शन करेंगे, इससे ज्यादा नहीं प्रोडक्शन करेंगे, ताकि एक फर्म दूसरी फर्म के कंपैरेटिवली ज्यादा सेल्स ना कर पाए, ज्यादा प्रोडक्शन नहीं होगी तो ऑब्वियसली है कि सेल्स भी लिमिटेड रहेंगी ना, फिर उसी रेंज में रहेंगी। बिल्कुल इसी तरीके से क्या प्राइस चार्ज करना है वो प्राइस भी डिसाइड कर लिया जाता है अगर कार्टल्स बनकर तैयार हो जाते हैं तो। अब जो हमने ये पॉइंट 6th पॉइंट को एज अ फीचर स्टडी किया, इसी 6th पॉइंट के बेसिस पर हमारे पास एक और छोटा सा टॉपिक है जो कि मैं कहूंगी कि फिर से फाइनल पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कई बार ये क्वेश्चन की फॉर्म में आ जाता है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ कोल्यूसिव एंड नॉन कोल्यूसिव ओलिगोपोली। तो टाइप्स ऑफ ओलिगोपोलीज हैं हमारे पास, एक तो है कोल्यूसिव ओलिगोपोली और एक है हमारे पास नॉन कोल्यूसिव ओलिगोपोली। गठबंधन वर्ड सुना है आपने, कई बार सुना है ना कि सरकार ने गठबंधन कर लिया। तो देखो यहाँ जब कार्टल्स बन रहे थे तो इसमें बेसिकली क्या हो रहा था, एक तरीके से गठबंधन वाला कंसेप्ट एग्जिस्टेंस में आ रहा था ना। तो कोल्यूसिव ओलिगोपोली और कुछ नहीं है, यही है कि इट इज अ फॉर्म ऑफ मार्केट in which firms make a mutual agreement to avoid competition। तो cartels are formed, ठीक है, फिर से वही लाइन लिखी हुई आ गई ना। तो लीडिंग फर्म डिसाइड द प्राइस एज द प्राइस लीडर, मतलब अब वो उन फ्यू फर्म्स में से जो फर्म मार्केट में लीड कर रही होती है उसे एक्चुअली एज अ लीडर सिलेक्ट कर लिया जाता है म्यूचुअल एग्रीमेंट के तहत। वही लीडिंग फर्म डिसाइड करती है प्राइस को लेकर भी और कोटास को लेकर भी। तो जो वो लीडिंग फर्म डिसाइड करती है वो उसका डिसीजन अदर फर्म्स जो हैं वो एक्सेप्ट कर लेती हैं। तो मुझे उम्मीद है कि कोल्यूसिव ओलिगोपोली बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया। अब बिल्कुल इसके ऑपोजिट है नॉन कोल्यूसिव ओलिगोपोली। अब इसमें क्या कंसेप्ट आ जाता है, इसमें है कि हमने गठबंधन वाली सरकार नहीं बनानी, हम तो 100% अपनी मेजोरिटी के बेसिस पर ही अपनी सरकार बनाएंगे। तो यहाँ पर ऐसा कंसेप्ट है कि जो फर्म्स ये चाहती हैं कि हम तो अपना प्रॉफिट मैक्सिमाइज करना चाहते हैं तो हम हमारे इंडिविजुअल बेसिस पर ही प्ले करेंगे मार्केट में। तो ऐसी फर्म्स के केस में हमें नॉन कोल्यूसिव ओलिगोपोली वाला कंसेप्ट देखने को मिलता है। देयर इज अ कट थ्रोट कॉम्पिटिशन। अब बिल्कुल उसके ऑपोजिट आ गया ना कि उसमें तो म्यूचुअल एग्रीमेंट हो गया था, लेकिन यहाँ पर एक टफ और स्टिफ कॉम्पिटिशन देखने को मिलता है। फर्म्स डिसाइड देयर प्राइस एंड प्रोडक्शन पॉलिसीज इंडिविजुअली। थ्रू tough competition they try to increase their share of या in the market। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया कि टफ कंपटीशन के अकॉर्डिंगली, मतलब एक तरीके से पूर्ण प्रतियोगिता के तौर पर वो क्या करती हैं, अपना जो बाजार का शेयर है, मार्केट का शेयर है, उसे बढ़ाने की कोशिश करती हैं। तो दैट वाज ऑल अबाउट ओलिगोपोली। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ओलिगोपोली का मीनिंग, जो फीचर्स करवाए गए हैं एंड जो टाइप्स आपको करवाई गई हैं, कोल्यूसिव भी एंड नॉन कोल्यूसिव भी, यानी कि गठबंधन वाला भी और गैर गठबंधन वाला भी, अल्प अधिकार, ये आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आपने अभी तक नहीं किया है, क्योंकि हम माइक्रो के सेशन को कंप्लीट कर चुके हैं एंड नाउ इट्स द टाइम फॉर मैक्रो इकोनॉमिक्स। प्लीज़ कोई भी लेक्चर मिस मत कीजिएगा, शेयर कीजिए वीडियोस को, लाइक कीजिए वीडियोस को, अपने व्यूज़ भी ज़रूर शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड हैव अ नाइस डे।